हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आपके अभिषेक भैया अब हिंदी भी पढ़ाएंगे। आपके अभिषेक भैया आपको एसी हिंदी पढ़ाने के लिए आए हैं दोस्तों। ये पार्ट ए है। पार्ट ए में हम लोग सारा का सारा कविता करेंगे और पार्ट बी में हम लोग व्याकरण करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए में हम लोग कविता करेंगे और पार्ट बी में हम लोग व्याकरण करेंगे दोस्तों। तो हिंदी का कविता में क्या क्या करना है, कैसा कैसा करना है, टिप्स वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों। हिंदी का एग्जाम अगर आप गलती से हिंदी ले लिए थे तो हिंदी का एग्जाम भी अच्छा जाएगा दोस्तों, मेरा गारंटी है अच्छा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हिंदी का क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न मतलब किस किस क्वेश्चन में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे। मैं बता दूं, आपके जो एसी हिंदी का पेपर है वो नॉन एमसीक्यू है बेटा। बंगाली, इंग्लिश, उर्दू सब एमसीक्यू दे दिया, लेकिन आप लोगों के साथ अन्याय किया है सीयू वालों ने, नॉन एमसीक्यू दे दिया है। लेकिन क्या करें, अब तो करना पड़ेगा ना भाई। आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, अब आपको करना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन पैटर्न नॉन एमसीक्यू ही है हिंदी का। तो जरा देखिए कि क्या क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं हिंदी का महातांडव। हिंदी का महातांडव शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न का। तो क्वेश्चन पैटर्न का अगर बात करें तो एक मिनट, क्वेश्चन पैटर्न का अगर बात करें हम लोग तो दो क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के। दो क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन आपके आएंगे 10 मार्क्स के, यानी कि हर एक कविता से 10 मार्क्स का आपका व्याख्या पूछेगा। व्याख्या का मतलब क्या है पता है? हर एक कविता का व्याख्या करके जाना, यानी सारांश करके जाना। हर एक कविता से 10 मार्क्स का आपका व्याख्या पूछेगा, ये तो पक्का है भाई। व्याख्या, सारांश, मीनिंग, हर एक कविता में से आपका 10 मार्क्स का जो है वो प्रॉपरली सारांश पूछेगा। यानी कि आप अगर 2-3 कविता भी करके जाते हो, उसके सारांश अगर करके जाते हो तो आपका काम बन गया, आपका काम बन गया जी। इसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। और दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेंगे एसएक्यू। 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे? एसएक्यू। तो इस पर्टिकुलर मैराथन में हम लोग आपको हिंदी के कविताएं कराएंगे। जितना भी कविता है ना, इस पर्टिकुलर मैराथन में हम आपको करा देंगे। और शाम को हम आपको व्याकरण कराएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ करवाएंगे, सब कुछ। अभिषेक भैया रेडी हैं आपके हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। बट ये तभी लागू होगा जब आप कमेंट करोगे, जब आप एक अच्छा कमेंट करोगे, जब आप एक लाइक करोगे, जब आप एक शेयर करोगे, सारे के सारे दोस्तों में जब आप शेयर करोगे, तभी मैं लाऊंगा नेक्स्ट वाला पार्ट, तभी मैं लाऊंगा व्याकरण। वरना भाई नहीं आएगा व्याकरण, मैं पहले बोल देता हूं। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो अभिषेक भैया क्यों पढ़ाए आपको हिंदी? अभी आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तब जाके आपका सेकंड वाला पार्ट आएगा जो कि है व्याकरण। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि हिंदी के एग्जाम में भी तुम टॉप करोगे, हिंदी के एग्जाम में भी तुम टॉप करोगे। चलो आ जाओ, पहले बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में आपके 4 पोयम्स है। कितने? 4 पोयम है। सबसे पहला वाला जो पोयम है वो है हिमाद्री तृंग श्रृंग से। हिमाद्री तृंग श्रृंग से, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जिसको पूज्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। उसके बाद सेकंड वाला जो पोयम है उसका नाम है दोस्तों उनको प्रणाम, जो कि नागार्जुन ने लिखा है। उनको प्रणाम, जो कि आप क्लास 10 में भी पढ़े हुए हो। इसके बाद ये जो तीसरा वाला पोयम है, तीसरा वाला पोयम, इसका नाम है सवेरे उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिली थी, सवेरे उठा तो धूप खिली थी, जिसको अज्ञेयी ने लिखा है। किसने? अज्ञेयी ने लिखा है। अज्ञेयी बोल के एक कवि है, उसने लिखा है। ठीक है, इसके बाद हो गई है पीर पर्वत सी। इनको कौन नहीं जानता सर? दुष्यंत कुमार ने लिखा है। ये चारों के चारों पोयम का व्याख्या, सारांश, संदेश, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, करवाऊंगा। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हो गाइस? क्या आप लोग हिंदी के मैराथन के लिए रेडी हो? जल्दी आ जाओ, दोस्तों को बुलाओ, शेयर करो, लाइक करो, तब जाके भाई सेकंड वाला पार्ट आएगा। सेकंड वाला पार्ट शाम को तभी आएगा जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे। बिकॉज हिंदी में सपोर्ट करने के लिए तुमको कोई नहीं था, मैं आया हूं, तो प्लीज इसकी कदर करो। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण का सिलेबस, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विलोम शब्द और ये पर्यायवाची शब्द, शब्दों समूह के एक शब्द, ठीक है, मुहावरे, यही सब आएंगे हिंदी व्याकरण में। ठीक है, हम लोग अभी पार्ट ए कर रहे हैं, और पार्ट ए में हम लोग पोयम करेंगे। पार्ट ए में हम लोग पोयम करेंगे दोस्तों। चलिए आइए, सबसे पहला पोयम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हो गई है पीर पर्वत से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
एक एक पोयम से दोस्तों 16-16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक एक पोयम से 16-16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 16-16 16-16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक 5 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का। ठीक है, तो हर एक पोयम से 16-16 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर आप 3 पोयम करके जाते हो उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं बेटा, हो गई है पीर पर्वत सी। हो गई है पीर पर्वत सी, जिसको किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार ने। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए, किसने लिखा है हो गई है पीर पर्वत सी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार ने। हो गई है पीर पर्वत सी, किसने लिखा है हो गई है पीर पर्वत सी? दुष्यंत कुमार ने। ठीक है, आइए देखिए इधर, हो गई है पीर पर्वत सी। सबसे पहले ये कविता को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके सारांश में आते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं, इसके बाद सारांश में आते हैं। लिखा हुआ है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, मेरे सीने में नहीं, अरे भाई मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग तो जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग तो जलनी चाहिए। ये पूरा का पूरा पोयम है। ठीक है, अब इसका सारांश करते हैं, अब इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या, इसका मतलब क्या होता है सर? एक एक लाइन को समझाएंगे। आइए एक एक लाइन को समझाएंगे। देखिए, हम लोग यहां पे आप लोगों को व्याख्या भी दे दिए हैं। ये बुक लेने के लिए क्या करें सर? ये बुक लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ये ई बुक मिल जाएगा। फटाफट से ज्वाइन कीजिए, ले लीजिए। ठीक है, आइए इसका व्याख्या करते हैं। दुष्यंत कुमार ने यह कविता में समाज की कठिनाइयों, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी है। समाज में जो इतना अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ कब आज ये मतलब ये कब आवाज उठाओगे? उसके खिलाफ आवाज तो उठाना पड़ेगा ना। दुष्यंत कुमार जी ने, दुष्यंत कुमार जो कि ये कविता के रचयिता है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो समाज में कठिनाई हो रही है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, दिन दिन रात रात में जो रेप हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। उसके लिए प्रेरणा देती है। ठीक है, सो कवि का मानना है कि अब हर दर्द सहन करने का समय नहीं है। हम लोग बहुत सारे दर्द ना अपने सीने में दबा के रख लेते हैं, सहन करते हैं। ये दुनिया में जो चल रहा है, ये सारे दर्द को हम लोग सीने में दबा के रख लेते हैं, लेकिन ये सब आज अब सहन करने का समय नहीं है। अब इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको खरा उतरना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, बदलाव जरूरी है, बल्कि बदलाव लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार यही बोलता है कि इस देश में जो कठिनाइयां आ रही है, अन्याय हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। आप कब आवाज उठाओगे? आवाज तो उठाओ उसके खिलाफ। इसके बाद देखिए, आपको सारांश लिखने के लिए बोलेगा तो आप क्या लिखोगे? सारांश लिखने के लिए बोलेगा तो एकदम आसान शब्दों में व्याख्या लिखोगे, आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में, एकदम इजी शब्दों में, कि कवि कहते हैं कि समाज में दुख, अन्याय और तकलीफें पहाड़ जैसी विशाल हो गई है। आप देखते हो देश में अन्याय कैसे बढ़ रही है, तकलीफें कैसे बढ़ रही है, दुख कैसे बढ़ रहा है, पीड़ा कैसी बढ़ रही है। अब इन समस्याओं का हल निकलना चाहिए, जैसे कि पहाड़ से कोई गंगा नदी निकलती है। जैसे पहाड़ से गंगा नदी निकलती है, वैसे ही इन सारे समस्याओं की अब हल निकलना चाहिए, अब सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स है, इतना जो प्रॉब्लम्स है इस देश में, इतना जो दुख, दर्द, पीड़ा है, अन्याय हो रही है, तकलीफें हैं, उसका कुछ हल निकलना चाहिए। जैसे पहाड़ से कोई गंगा नदी निकलती है, जैसे कि पहाड़ से कोई गंगा नदी निकलती है। तो कवि कहते हैं कि समाज में दुख, अन्याय और तकलीफें पहाड़ जैसे विशाल हो गई है, अब इन समस्याओं का हल निकलना चाहिए, जैसे कि पहाड़ से कोई गंगा नदी निकलती है। ओके, वह यह भी कहते हैं कि समाज में जो गलतियां और अन्याय की दीवारें खड़ी हो गई है। अब देखो, अन्याय पे अन्याय हुए जा रहा है, इस समाज में अन्याय पे अन्याय हुए जा रहा है। किसी के साथ भी रेप हो जाता है, किसी के साथ भी भ्रष्टाचार हो जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी अन्याय हो जाता है दोस्तों। तो वो सब अन्याय अब नहीं होना चाहिए, वो दीवार अब गिरना चाहिए। वो जो अन्याय की दीवार खड़ी हो रही है, वो जो अन्याय की दीवार खड़ी हो रही है, वो दीवार अब गिरना चाहिए, वो अन्याय की दीवार अब गिरना चाहिए।
यह तभी संभव होगा जब लोग अपनी चुप्पी तोड़ के इनके खिलाफ खड़े होंगे। यह तभी पॉसिबल है, यह तभी पॉसिबल है जब लोग अपनी चुप्पी तोड़ के, आजकल लोग चुप रह जाते हैं, आजकल लोग किसी के लिए बोलते नहीं है, किसी के लिए खड़े नहीं रहते हैं कि हमको भी कोर्ट जाना पड़ेगा, हमको भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इतना कोर्ट कचहरी कौन करेगा। लेकिन अब हम लोगों को चुप्पी अपना तोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए खड़े रहना पड़ेगा, यह अन्याय की दीवारें को गिराना पड़ेगा, यह अन्याय की दीवारें को गिराना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? इतना तक जल्दी बोलिए, क्लियर है ना? एक बार लाइक तो कीजिए, एक बार लाइक तो कीजिए। इसके बाद बोला है कि कवि का मानना है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग में से बहुत लोग खाली बातेला देते रहते हो कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। ऐसा सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातेला मत मारो, बल्कि हमें इस दुनिया की सूरत बदलनी होगी, हमें इस दुनिया में सच में बदलाव करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बदलाव नहीं लाया गया तो समाज में मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर कोई बदलाव नहीं आया तो समाज में ऐसे ही मरते रहेंगे, समाज में ऐसे ही मरते रहेंगे, समाज वाले ऐसे ही तड़पते रहेंगे और हर जगह दुख और पीड़ा फैलती रहेगी। अगर कोई बोलने वाला नहीं आया, अगर कोई करने वाला नहीं आया तो समाज में जो है ना ऐसे ही दुख दर्द पीड़ा बढ़ती रहेगी। अंत में वो यह कहते हैं कि अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है, अंत में वो यह कहते हैं कि अगर किसी के पास इतना दम नहीं है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, वो उठाना तो चाह रहा है आवाज, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो उठा नहीं पा रहा है आवाज, अगर वो उठा नहीं पा रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति की उसको हेल्प करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे सीने में आग नहीं जल रही है तो तेरे सीने में ही सही। अगर मैं सीयू में रेवोल्यूशन नहीं ला पा रहा हूं कोशिश करते हुए भी, तो कम से कम तू लेके आ, सीयू में रेवोल्यूशन लेके आ तू। अगर मेरे सीने में आग नहीं जल रही है तो तेरे सीने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं तो आग जलनी चाहिए ना रे बाबू, कहीं ना कहीं तो जलनी चाहिए आग। मेरे सीने में नहीं जल रही है आग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे सीने में तो जल रही है, कहीं ना कहीं जलनी चाहिए आग। मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूं ये सीयू इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तू तो कर, तू तो ला रेवोल्यूशन। तो यहां पे यही बोला गया है इस पूरा का पूरा कहानी में, कविता में, ठीक है? इस पूरा का पूरा कविता में यही बोला गया है। अब देखिए ये विस्तार से व्याख्या अपने घर में पढ़िएगा, अपने घर में रीड कीजिएगा इसको। सबसे पहला टिप कि एग्जामिनेशन में ना आपको ना व्याख्या करने बोलेगा, एग्जामिनेशन में आपको बोलेगा व्याख्या करने या सारांश लिखने। व्याख्या या सारांश एक ही होता है। बोलेगा कि हो गई है पीर पर्वत सी का सारांश लिखिए। ये बताइए चैट बॉक्स में कि हो गई है पीर पर्वत सी को किसने लिखा है, जल्दी बोलिए। हो गई है पीर पर्वत सी को किसने लिखा है? हो गई है पीर पर्वत सी को किसने लिखा है? जल्दी 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 गाइस जल्दी। दुष्यंत कुमार ने। तो इसका पूरा का पूरा सारांश लिख दीजिएगा, जो जो चीज मैंने आपको बताया, जो जो चीज आपको मैंने बताया है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यह भी पूछेगा कि कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं। सुनो, कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं, कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये पूछेगा। कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये निष्कर्ष लिख दीजिएगा। दुष्यंत कुमार की यह कविता समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। दुष्यंत कुमार की ये जो कविता है, ये अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। कभी हमें यह संदेश देते हैं कि अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो दुनिया खराब हो जाएगी, दुनिया खराब हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी। हमें ही बदलाव लाने पड़ेगी, हम ही है वो इंसान जो बदलाव लानी पड़ेगी। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े बातें हम लोग करते हैं, हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि हकीकत में बदलाव लाने के लिए काम करना चाहिए। हमें हकीकत में चेंज लाना चाहिए इस दुनिया में, हकीकत में हमें चेंज लाना चाहिए। अगर एक इंसान नहीं कर सकता तो दूसरा कोई करेगा, दूसरा नहीं कर सकता तो तीसरा कोई करेगा, लेकिन बदलाव तो जरूर आना चाहिए, बदलाव तो जरूर आना चाहिए, ठीक है? तो ये कहानी, ये कविता हमारा खत्म हो गया। बताइए आप लोग बहुत खुश हो ना भाई? कैसा लगा? जल्दी बोलो, लाइक तो करो, जल्दी बोलो, लाइक करो, लाइक करो। दूसरा, अब दूसरा स्टार्ट करें, दूसरा स्टार्ट करें। बस यही है, आपको या तो सारांश पूछेगा, कोई भी लाइन का पूछ सकता है सारांश, कोई भी लाइन का, ठीक है? या तो आपसे सारांश पूछेगा, या तो आपसे व्याख्या पूछेगा, या तो आपसे व्याख्या पूछेगा, ठीक है? तो अब दूसरा वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर आप स्टार्ट करें। ठीक है जी, ठीक है, ओके, चलिए। ओके, सो समझ में आया आप लोगों को?
समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हो गई है पीर पर्वत सी, तो ये डन। अब हम लोग करने वाले हैं हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से। आइए हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से पढ़ेंगे। आइए, आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो गाइस, क्या आप लोग रेडी हो इस कविता के लिए? हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से। चलिए आइए ये इसको पढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग सारांश पढ़ेंगे। सबसे पहले सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद कवि का संदेश पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, यही यही सब पूछेगा और कुछ नहीं, यही सब पूछेगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से ने कवि ने हिमालय की महिमा का गुणगान किया है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने बोला है कि हिमालय देखो कितना साहसी है, कितना आत्मबल के साथ ऊंची चोटियों के साथ अटल खड़ा है, अजर खड़ा है। हिमालय का गुणगान किया है दोस्तों। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने हिमालय की प्रशंसा करी है, हिमालय की प्रशंसा की है। उन्होंने हिमालय को भारतीय संस्कृति, शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया है। उन्होंने हिमालय को भारतीय संस्कृति, शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, कविता की व्याख्या। अगर आप लोगों को सारांश पूछा जाए तो इसी को चेप देना, इसी को लिख देना, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे भाई, फुल मार्क्स। लेकिन हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे बोला हुआ है कवि कहते हैं कि हिमालय अपनी ऊंची चोटियों के साथ अटल और अडिग खड़ा है। जैसे हिमालय एकदम अटल खड़ा रहता है, ऊंचा पोजीशन में रहता है। हिमालय एकदम ऊंचा पोजीशन में रहता है, लेकिन एकदम अटल खड़ा रहता है, एकदम अजर खड़ा रहता है, अडिग खड़ा रहता है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल तक हिमालय ऐसा ही का ऐसा ही रहता है, ऐसा का ऐसा ही रहता है। यह हमारे लिए गौरव और आत्मबल का प्रतीक है, यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह हमारे लिए आत्मबल की प्रतीक है। आप इंडियन हिमालयस के बारे में एक बार रिसर्च करो, देखो। हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें हर परिस्थिति में, हिमालय ये बोलता है, हिमालय हमें यह मैसेज देता है कि हमें हर परिस्थिति में ऐसे ही साहस के साथ और मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। हमें हर एक सिचुएशन में, हमें हर एक कंडीशन में ऐसे ही साहस के साथ खड़ा रहना चाहिए, मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें भी हर परिस्थिति में मजबूती और साहस के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद कवि बताते हैं कि हिमालय में शक्ति और दिव्यता है। हिमालय में शक्ति भी है और हिमालय दिव्य भी है, हिमालय दिव्य भी है। यह पर्वत सिर्फ ऊंचा नहीं है, यह पहाड़ सिर्फ ऊंचा नहीं है। आप लोग गलत फहमी में हो दोस्तों, यह पर्वत सिर्फ ऊंचा नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, साधना और तपस्या का वास है। इसमें ज्ञान, साधना और तपस्या की वास है। मतलब हिमालय जो है एकदम वो डेडिकेटेडली वहीं पे एकदम स्थिर है, अडिग है, अजर है, अटल है। तो भारतीय संस्कृति में हमेशा से इसकी उच्च आदर्शों को अपनाने और कठिनाइयों में भी धैर्य और आत्मसम्मान बनाने की प्रेरणा रखी गई है। ठीक है, तो भारत देश हिमालय को बहुत बड़ा मानता है। जैसे हिमालय की जो चोटी है वो अजल है, अटल है, अडिग है, वैसे ही आप लोग हमेशा मजबूती बना के रखो। आप लोगों को हर एक परिस्थिति में आप लोगों को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मजबूती बना के रखना चाहिए। बहुत लोग एईसी हिंदी नाम सुन के ही होप हार चुके थे। क्या होगा भैया, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, मैं कॉन्फिडेंस रहूंगा। अगर एईसी हिंदी है तो मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा, एक दिन में निकालूंगा एईसी हिंदी। ठीक है, और कठिनाइयों में भी धैर्य और आत्मसम्मान बनाने रखने की प्रेरणा देती है। सीधा सा बात है। ठीक है, सो कवि हमें यह सीख देते हैं कि हमें भी हिमालय की तरह दृढ़, निडर और महान बनना चाहिए। जैसे हिमालय दृढ़ है, निडर है, किसी से डरता नहीं है और महान है, वैसे ही हमें भी बनना चाहिए। कवि इस कविता में ये संदेश दे रहे हैं हम लोगों को कि हमें भी हिमालय की तरह दृढ़, निडर और महान बनना चाहिए। ये क्वेश्चन कर लोगे ना आप तो सारे के सारे क्वेश्चन ही कवर हो जाते हैं। आप एक बार कविता का व्याख्या कर लेते हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके कवर हो जाते हैं। सच्चाई, कितना भी कठिनाइयां आए, हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। कितना भी कठिनाई आए, कितना भी परेशानी आए, कितना भी प्रॉब्लम्स आए, हमें हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। ठीक है, मुख्य बातें क्या क्या है? हिमालय शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ओके, यह हमें धैर्य, साहस और उच्च आदर्शों की शिक्षा देती है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें भी कठिन परिस्थितियों में हिमालय की तरह अडिग रहना चाहिए। भाई टफ सिचुएशन में तुम लोग बहुत वीक पड़ जाते हो, स्ट्रांग रहो, कॉन्फिडेंट रहो।
भारतीय संस्कृति में साधना, तपस्या और आत्मबल का महत्व है। ठीक है, तो हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। निष्कर्ष देखिए इसका निष्कर्ष, जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में हिमालय के माध्यम से भारत की महानता और संस्कृति को दर्शाया है। भारत कितना महान है, भारत कितना संस्कृति है, कि कितना अच्छा है, कितना पूज्य है कि वो पहाड़ों को पूछता है, पहाड़ों को अपना आइडियल समझता है। वो हिमालय को अपना आइडियल समझता है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग और सच्ची महानता रखनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा बात है। ये क्या है, ये बेसिकली इसका क्या है, बेसिकली ये सारांश है इसका। ठीक है, समझ में आया? लिख दोगे इसको, लिख दोगे कि कभी क्या संदेश देना चाहते हैं, मुख्य बातें क्या क्या है, सारांश क्या है, लिख दोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आसान है कि मुश्किल है, आसान है कि मुश्किल है, जल्दी बोलो। नेक्स्ट चैप्टर में जाए। देखो, 2 कविताएं हम लोग कवर कर दिए, 2 कविताएं अभिषेक भैया ने यहां पे कवर कर दिए 20 मिनट में। 20 मिनट में 2 कविता कवर कर दिए। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से तुम बना बना के लिख देना। जो क्वेश्चन आएगा इसी से तुम बना बना के लिख देना। ये बताओ, हिमाद्री तृंग श्रृंग से, हिमाद्री तृंग श्रृंग से का कविता किसने लिखा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए चैट बॉक्स में। हिमाद्री तृंग श्रृंग से कविता किसने लिखा है? कविता किसने लिखा है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए गाइस। जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। सर आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? बिकॉज ये राइटिंग पैड में ना इंग्लिश में ही अच्छा हैंडराइटिंग आता है। जयशंकर प्रसाद ने। क्लियर है? लाइक करो भाई, लाइक करो, शेयर करो। अगर चाहते हो व्याकरण भी मैं करवा दूं, अगर आप चाहते हो व्याकरण भी मैं करवा दूं, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय ये सब करवा दूं, तो आप लाइक करो, तो ये भी मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभिषेक भैया ऑलराउंडर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हम लोग अगला कविता में जाने वाले हैं जिसका नाम है उन्हें प्रणाम या उनको प्रणाम। एक ही बात होता है, उन्हें प्रणाम या उनको प्रणाम। जिसको किसने लिखा है? जिसको लिखा है नागार्जुन ने। जिसको लिखा है दोस्तों नागार्जुन ने। उन्हें प्रणाम या उनको प्रणाम, जिसको किसने लिखा है? नागार्जुन ने। आइए फटाफट से, आइए एक बार देखिए क्या है ये। कविता को पहले पढ़ते हैं। आप कविता को पढ़ के ही समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं नागार्जुन। ठीक है, उन्हें प्रणाम को किसने लिखा है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। उन्हें प्रणाम या उनको प्रणाम को किसने लिखा है? एक ही बात हुआ यार, उन्हें प्रणाम या उनको प्रणाम, एक ही बात हुआ। कोई कोई नहीं, उन्हें 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 प्रणाम बोलते हैं, कोई कोई उनको प्रणाम बोलते हैं। ठीक है, ये बताओ उन्हें प्रणाम किसने लिखा है? नागार्जुन ने। किसने लिखा है? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है, इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। जो घटित हुआ है उसे न मानो। एक मिनट, वापस से खराब हो गया, देखते हैं। सुनिए 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 सुनिए। जो घटित हुआ है उसे न मानो, जो घटित ना हो उसे जानो। जिन्हें नमन करने को मन चाहे उन्हें चरण चिन्ह पहचानो। सत्ता के मद में जो सोए उन्हें जगाने के प्रण ठानो। मतलब जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके गलत कामों को आईना दिखाओ, आईना दिखाओ उनको। जो शोषण के विरुद्ध खड़े हो उनकी वाणी को तुम गाओ। जो अग्निपथ पर चलते जाए उनके चरणों में सिर झुकाओ। जो इस देश के लिए मरे, जो इस देश के लिए करे, उनके चरणों पे तुम शीश झुकाओ। जो इस देश के लिए करते हैं, जैसे आर्मीज, जैसे कोई ऐसा इंसान जो हमेशा देश के लिए लड़ते हैं, करते हैं, उनके चरणों में तुम शीश झुकाओ। उन्हें प्रणाम जो सत्य मार्ग पर अडिग रहे तमाम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कविता। अब इसकी व्याख्या करते हैं एक बार। व्याख्या, उनको प्रणाम का एक बार व्याख्या करते हैं आसान शब्दों में, आसान शब्दों में। चलिए आइए। नागार्जुन की यह कविता उन महान लोगों को समर्पित है जो सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इस कंट्री में हैं जो सच्चाई और न्याय के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस कविता में बताया है कि हमें केवल वही नहीं मान लेना चाहिए जो हो चुका है, हमें केवल पास्ट को नहीं मानना चाहिए, हमें यह भी मानना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो हो चुका है उसकी बात छोड़ो, जो होने वाला है उसको भी तो मानो। हमें सिर्फ वही नहीं मानना चाहिए जो पास्ट में हो चुका है, हमें यह भी तो मानना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में भी तो चेंज आ सकता है, फ्यूचर में भी तो चेंज आ सकता है। अभी हमारे कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी है, फ्यूचर में कभी ना कभी डेवलप तो हो जाएगा, डेवलप तो हो जाएगा। फ्यूचर जो पास्ट में हो चुका है सिर्फ उसी को सच्चाई मत मानो, फ्यूचर में भी होने वाले चीज को सच्चाई मानो। यहां पे ये बोला गया है।
बल्कि यह भी समझना चाहिए कि आगे क्या होना चाहिए। अब देखिए मुख्य बात है, यानी कि सारांश में आप यही सब लिखोगे, सारांश में आप यही सब लिखोगे, कवि ने क्या संदेश देना चाहते हैं यही सबको घुमा फिरा के आप लिख दोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। निष्कर्ष को लिख दोगे, कवि यहां पे क्या संदेश देना चाह रहा है यही सब पूछेगा आपको। सबसे पहला सही और गलत को पहचानना। हमें अतीत में जो हुआ उसे बिना सोचे समझे नहीं मान लेना चाहिए। मतलब बहुत लोग ऐसा होता है ना कि पास्ट की बातें मान लेते हैं, जो पास्ट में हुआ है उसकी बातें मान लेते हैं और फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि भविष्य में क्या होना चाहिए और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, पास्ट में कुछ बुरा हुआ है उसको भूल जाओ भाई, और अब फ्यूचर के बारे में सोचो कि फ्यूचर को कैसे तुम बेटर बना सकते हो। नागार्जुन यहाँ पे ये बोला है कि पास्ट में कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ और फ्यूचर के बारे में सोचो कि फ्यूचर को तुम कैसे, भविष्य को तुम कैसे बेहतर बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद सच्चे नायकों का सम्मान। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि जो लोग इस देश के लिए किए हैं, जो लोग इस देश के लिए मरे हैं उनका सम्मान करो। जो लोग इस देश के सच्चाई के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, उनके लिए सपोर्ट करो, उनका सम्मान करो, उनके चरण स्पर्श करो, उनके लिए झुको हमेशा। जिन लोगों ने सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष किया है हमें उनके बताए रास्ते को पहचानना चाहिए, उनका अनुसरण करके हमें भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे लोग इस देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और सीख के हमें भी इस देश को बदलाव करने की ठान लेनी चाहिए, हमें भी इस देश को बदलाव करने की ठान लेनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बोला है शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, कि अगर इस देश में अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर इस देश में कुछ अन्याय हो रहा है, अगर इस देश में कुछ अन्याय हो रहा है, समाज में जो लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं हमें उनका समर्थन करना चाहिए। तो जो लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं उनका समर्थन करो, उनका सपोर्ट करो। ठीक है, उनका सपोर्ट करो। जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, जो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ही समझते हैं, यहां पे पॉलिटिशियंस को बोला गया है, जो लोग सिर्फ अपना पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ही समझते हैं, पैसा ही समझते हैं सिर्फ, उन्हें अपना आईना दिखाना चाहिए, उन्हें सच का आईना दिखाना चाहिए, उन्हें एहसास कराना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और उसके बाद ये बोला गया है कि संघर्षशील लोगों को प्रणाम। जो लोग इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, जो लोग इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी सही मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं उनको नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। जो लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं उन्हें नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। ठीक है, इस कविता का क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष में आप ये लिख दीजिएगा कि कवि का क्या संदेश है, कवि का क्या संदेश है। अगर ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स में तो ये लिख दीजिएगा और कुछ कुछ बना बना के लिख दीजिएगा अपने आप। अब भाई बहुत इजी है हिंदी। इस कविता में नागार्जुन ने हमें यह सिखाया है कि हमें सच्चे और न्यायप्रिय लोगों को सम्मान करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग न्यायप्रिय हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जो लोग समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं वही असली नायक होते हैं। जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग बदलाव लाते हैं समाज में, वही असली हीरो रहते हैं। उन्हें प्रणाम करनी ही सच्ची श्रद्धा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? ये बोलो इस कविता के नायक कौन है? इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को किसने लिखा है? नागार्जुन ने। किसने लिखा है? नागार्जुन ने। इस कविता को किसने लिखा है? नागार्जुन ने। ठीक है, चलो आगे आगे बात करते हैं। अब हम लोग आखिरी वाला कविता, जी बिल्कुल आधे घंटे के अंदर अंदर अभिषेक भैया ने सारे के सारे कविता आपको पढ़ा दिए, सिखा दिए दोस्तों। अब हम लोग आखिरी वाला कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों सवेरे उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिली थी। इसको किसने लिखा है बताइए? इसको लिखा किसने है बताइए, जल्दी बोलिए। सवेरे उठा तो धूप खिली थी, इसको लिखा किसने? कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, शेयर करो। अगर शेयर नहीं करोगे तो बैकग्राउंड नहीं कराऊंगा, बोल रहा हूं। अगर शेयर नहीं करोगे, हर जन का व्हाट्सएप स्टेटस में दिखना चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अपना कमेंट जरूर लिख के जाइएगा, एफर्ट दे रहा हूं। फिर जाके बैकग्राउंड आएगा, वरना फिर वो वीडियो नहीं लाऊंगा। अगर डिमांड नहीं रहा तो फिर क्या होगा बैकग्राउंड का वीडियो लाके। ठीक है, तो लास्ट वाला पोयम जिसका नाम है दोस्तों सवेरे उठा तो धूप खिली थी, जिसको किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। किसने लिखा है? अज्ञेय ने। अज्ञेय ने, ओके, अज्ञेय ने। हर एक चैप्टर से 16 मार्क्स का पूछेगा। अगर आप 2-3 चैप्टर भी कर लेते हो पोयम का फिर भी हो जाता। तो मैंने तो चारों चैप्टर करा दिया आपको। चलिए आइए
देखिए, सवेरे उठा तो धूप खिली थी, आकाश धुला था, हवा चली थी, बगीचे की कलियां चटकी थी, नदिये की लहरें भी हंसती थी। नदी, ठीक है। सो चिड़ियों का करलब मधुर सुहाना, मन को भाया सारा जमाना। ओहो ओहो ओहो। उसके बाद पर आंख मूंदते ही, मतलब आंख मूंदते ही बादल छाई, हवा सिरकी, धूप घबराई। बादल छाई, हवा सिरकी, धूप धूप घबराई। क्षण भर को यह खेल हुआ था, जीवन जैसे झील हुआ था। क्षण भर को यह खेल हुआ था, जीवन जैसे झील हुआ था। इस कविता में कविता यही बोल रहे हैं, कवि यही बोल रहा है कि सुबह सुबह गया, सुबह सुबह कविता, मतलब कि कवि कभी उठे तो बहुत अच्छा रोशनी वोशनी सब कुछ हो रहा था, और जैसे ही आंख मूंदे सब बादल वादल गरजने लगे, सब कुछ, पूरा मौसम खराब हो गया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अज्ञेय की इस कविता प्रकृति के सौंदर्य और जीवन के क्षणिक अनुभवों को दर्शाती है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि जीवन के सुख दुख कैसे आते जाते हैं, जीवन में कैसे सुख दुख आते हैं, कि कभी सुख और कभी दुख, कभी अचानक से सुख आया और कभी अचानक से आपके जीवन में दुख आया। उस दृश्य को दर्शाते हैं यहाँ पे अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय, आसान शब्दों में सारांश। देखिए, कवि बताते हैं कि जब वो सुबह उठे, जब वो सुबह उठे, अज्ञेय जब सुबह सुबह उठे तो सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। सूरज में रोशनी था और वो रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, आसमान साफ था और आसमान में ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में ठंडी हवा चल रही थी। बगीचे में फूल खिले थे, ओहो, बगीचे में फूल खिले थे। नदी की लहरें खुशी से बह रही थी और पक्षी सुंदर गीत गा रहे थे। सुबह सुबह जब अज्ञेय उठे तब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, आसमान साफ था, ठंडी हवा चल रही थी, बगीचे में फूल खिले थे और नदी की लहरें खुशी से बह गई थी, पक्षी सुंदर गीत गा रहे थे। ये सब सारा कुछ हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ। लेकिन जैसे ही कवि ने अपनी आंख बंद कर ली, जैसे ही कवि ने अपनी आंख को बंद की, वैसे ही मौसम बदल गया, वैसे ही पूरा का पूरा मौसम बदल गया। अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गए, हवा भारी हो गया, धूप भी जैसे डर गए। यह बदलाव बहुत ही तेजी से हुआ तो कवि का मन घबरा गया, कवि का मन जो है घबरा गया। वैसे ही जीवन में सुख और दुख आता है। कभी सुख आता है, अचानक से दुख आ जाता है। कभी आप खुश हो, अचानक से दुख आ गया, अचानक से सीयू एग्जाम आ गया। ठीक है, मानो जीवन के सुख दुख की तरह जो कभी स्थायी नहीं होते। ठीक है, तो कवि ने यह अनुभव किया है कि जीवन भी एक झील की तरह है, जीवन भी एक झील की तरह है कि कभी शांत तो कभी लहरों से भरा हुआ। जीवन भी एक झील की तरह है कि कभी आप शांति से ऐसे करके जी रहे हो और कभी अचानक कुछ ऐसा हड़कंप मच जाता है, दुख आ जाता है, उसको आप झेल नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये क्या था, ये था सारांश, और विस्तार से व्याख्या आप पढ़ना इसको। ठीक है, आप पढ़ना, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है, इतना आसान है। ये पीडीएफ कहां से ले सर? ये पीडीएफ आप लोगे सर टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल से निष्कर्ष पढ़ लेते हैं और ओवर करते हैं। ठीक है, यहां पे हम सारे के सारे कविताएं आपको पढ़ा दिए। अब शाम को आएंगे, शाम को आपको व्याकरण पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो, अगर आप कमेंट करो तो, वापस से बोल रहा हूं, कमेंट नहीं आया, लाइक नहीं आया तो मैं नहीं करवाने वाला, सॉरी। ठीक है, इसका निष्कर्ष, अज्ञेय की यह कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, मौसम बदलता रहता है। हमें इन बदलावों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। जब खुशी मिले तो पूरी तरह जीना चाहिए, जब दुख मिले तो धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा डाउनफॉल कभी ना कभी तुम जरूर आगे उठोगे, कभी ना कभी वो डाउनफॉल जरूर जाएगा, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, ये पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, आधे घंटे में पूरा का पूरा कविता करवा दिया, आधे घंटे में पूरा का पूरा व्याकरण करवा दूंगा। व्याकरण का वीडियो अगर चाहते हो तो बेटा कमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। व्याकरण का वीडियो चाहते हो, ये पीडीएफ कहां से ले सर? ये पीडीएफ आपको लेना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां से। थैंक यू सो मच गाइस। ये चारों पोयम को बहुत बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इधर से आएगा, इधर से जो भी क्वेश्चन आए इधर से ही आप लिख देना। ठीक है, सारांश अगर पढ़ लेते हो तो सब कुछ पढ़ लेते हो। थैंक यू सो मच।